इस समाज में जो रहने वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं और वो बच्चे भी फिर उन्हीं दिशाओं पे चलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आज जब आपके विद्यालय में हम आए हैं हरेला मनाने के लिए, हरेला का नाम सुना है? सुना है? वेरी गुड। कितने बच्चों ने सुना है? क्या करते हैं हरेला में? पेड़ लगाया था। तो धाद के बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, उन्हीं में से एक है हरेला। हरेला जो पर्व है, जैसे कि हम मानते हैं समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। समृद्धि हरियाली से आती है। हरे भरे जब चारों तरफ खेत दिखेंगे तो लगता है कि हमारा उत्तराखंड समृद्ध है। हमारी लोक संस्कृति से समृद्धि आती है, लोकगीतों से समृद्धि आती है। और जब ये समाज साथ मिलकर चलेगा हमारे इस दुनिया को बचाने के लिए, क्योंकि आपने देखा कि हमारी जो निरंतर जो हमारी हरियाली को ख़त्म किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, इन पेड़ों को बचाने के लिए हमने हरेला का अभियान शुरू किया है। हरेला धाद जिस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम करती है, वैसे ही हरेला भी एक कार्यक्रम ऐसा है कि जो इस धरती पर हरियाली लाएगा और अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस दुनिया को सारी बाधाओं से, आपदाओं से, पानी की कमी, हवा की कमी और इन सब चीज़ों से बचाएगा। तो जैसे कि ज़्यादा समय नहीं है, बच्चे आज पहली बात तो बच्चे छुट्टी के दिन उपस्थित हुए हैं, तो एक बार जोरदार इन बच्चों के लिए तालियां और उन पेरेंट्स को भी थैंक यू जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा है। और उससे बड़ा थैंक यू विद्यालय की प्रिंसिपल मैम को और पूरे स्टाफ को, क्योंकि ये एक विश्वास है, विश्वास आपके विद्यालय का बना है इन बच्चों के ऊपर, इन पेरेंट्स के ऊपर कि ये जो बच्चे आज स्कूल में यहाँ उपस्थित हुए हैं छुट्टी के दिन। नहीं तो कोई भी पेरेंट्स नहीं कहते सरकार ने छुट्टी की है तो हम तो नहीं भेजेंगे बच्चों को। तो इसलिए विद्यालय के पूरे परिवार को एक बड़ा सा थैंक यू। हरियाली लाने के लिए हमारे साथ में सबसे पहले मैं हरेला जो है तो मैं चाहूँगी कि स्मृति वन, हमारे बहुत सारे वन बनाए गए हैं, उनमें से एक है स्मृति वन। उसकी सचिव हमारे साथ में है नीना रावत जी। तो मैं निवेदन करूंगी नीना रावत जी से कि वो आएँ और बच्चों को सबको हरेला के बारे में बताएं कि हरेला कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और धाद संस्था ने इसको कैसे मनाना शुरू किया। नीना रावत जी। थैंक यू आशा मैम। नमस्कार सभी को। और यहाँ डीपीएस स्कूल रानी पोखरी के प्रांगण में आज हरेला हम लोग मना रहे हैं और इस प्रांगण में उपस्थित हमारी परम आदरणीय माधुरी मैम, माधुरी बर्थवाल मैम, पद्मश्री माधुरी मैम, उनका हम शुक्रिया हमें वैसे तो करना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो तो धाद की सदस्य हैं हमारी, लेकिन हमारे हर एक छोटे से भी आह्वान पर आप आ जाती हैं और हर जहाँ पे भी आप जाती हैं हमारे प्रोग्राम में चार चांद लग जाते हैं, लोगों का ज्ञान वृद्धि अलग होती है, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, माधुरी मैम का। और उनकी टीम आज हमारे साथ है। मैं चाहती हूँ कि वो भी खड़े एक बार अपना एक एक करके अपना परिचय दे दें। नीलिमा से शुरू करेंगे। नीलिमा जी। थैंक यू सो मच। और डीपीएस स्कूल के समस्त स्टाफ, यहाँ की प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर सर, चेयरपर्सन सर जो भी है यहाँ पर हैं, हम पर्सनली इतना ज़्यादा किसी को जानते नहीं, लेकिन सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस आयोजन में हमें आमंत्रित करने के लिए। और प्यारे मेरे बच्चों, अभी ये नारा लगाएंगे तो अपनी पूरी शक्ति आप लोग दिखाएंगे, ठीक है? और शुक्रिया इसलिए भी कि आज छुट्टी के दिन आप लोगों को आना पड़ा। तो हम हरेला के बारे में आपके साथ बात करने आए हैं। तो धाद में जो है हरेला आप लोग जानते हैं ना, हरेला सब है ना? तो आप लोग सिर्फ पौधे लगाते हैं उस दिन या इससे ज़्यादा कुछ जानते हैं इसके बारे में? नहीं जानते, ठीक है। तो धाद में हरेला धाद बेसिकली तो ये पहाड़ों में मनाया जाता था। ये यहाँ तक कैसे पहुँचा हमारे उत्तराखंड के जो हर शहर में या हर स्कूल्स में अब यानी कि गवर्नमेंट से भी इसकी छुट्टी मिल रही है, कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई और धाद ने हरेला कैसे शुरू किया,
मैं थोड़ा सा इस बारे में बताऊंगी आप लोगों को। तो धार में हमने हरेला 2010 में मनाना शुरू किया और 2015 में मुख्यमंत्री आवास पर हरेला का जो 1 महीने बाद आता है घी संग्रांत, वो मुख्यमंत्री आवास पर, तत्कालीन मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित किया गया और साथ ही धरेला की धार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया सरकार को। उसके बाद 2016 में पुनः परेड ग्राउंड में सरकार की तरफ से धार हरेला का जो समापन हुआ, घी संग्रांत पर हम इसका समापन करते हैं, तो ये सरकार की तरफ, तत्कालीन सरकार की तरफ से इसका आयोजन किया गया। उसके बाद जब 2016 में सरकार ने इसका आयोजन किया, तो उसके बाद से धार ने निश्चित किया कि इसको हम 1 महीने का मनाएं। तो हम पूरे 1 महीना हरेला से लेके घी संग्रांत तक, यानी कि जैसे इस बार 16 जुलाई से 16 अगस्त तक है, हम इसको 1 माह का मनाते हैं। इस बीच हम सब स्कूल्स में, ऑफिस में और इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, मोहल्लों में जाते हैं, कॉलोनीज में जाते हैं, सबको हरेला के बारे में बात करते हैं, जैसे हम आज आपसे बात करने आए हैं। और साथ ही साथ हम पेड़ तो लगाते ही हैं। उसके बाद 2019 में पुनः हमें जो है हरेला मार्च का जो आयोजन हुआ हमारा राजभवन में, उस समय की जो हमारी महोदया महामहिम बेबी रानी मौर्य जी ने उसकी झंडी दिखाकर उसका आयोजन किया, उसको रवाना किया, हरेला का जो धार का जो हरेला था हमारा। और उसी 2019 में ही जब इसका समापन हुआ 1 महीने बाद घी संग्रांत का, उसका आयोजन मुख्यमंत्री आवास पर किया गया और मुख्यमंत्री ने इसको जो है बहुत सराहना की हमारे इस प्रोग्राम की। उसके बाद 2020 में हमारे आवेदन पर, उस समय के तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे आवेदन पर उन्होंने हमें मालदेवता में अस्थल गांव में एक जमीन हमें दी 2 एकड़ के करीब। वहां पर हम ने स्मृति वन स्थापित किया। स्मृति वन जैसे आप समझ रहे हैं, स्मृति वन से है ना, स्मृति याद में, ठीक है। तो उसमें वहां पर हम स्मृति वन में अपने प्रियजनों की याद में पेड़ लगाते हैं। तो शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने की, पहला पेड़ उन्होंने वहां पर लगाया और आपको जानकर खुशी होगी, आज 4 सालों बाद हमारा स्मृति वन 300 पेड़ों के साथ लहलहा रहा है। थैंक यू। तो इसमें टोटली हम लोग क्या है कि कम्युनिटी बेस्ड पे ये डेवलप हम लोग कर रहे हैं। हम जैसे आज आप आपके स्कूल में आए हैं, ऐसे ही हम लोगों से आह्वान करते हैं कि आप आइए और कंट्रीब्यूट कीजिए 1 पेड़ लगाने के लिए। हम जो भी हमारे प्रियजन इस दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए हम वहाँ पर पेड़ लगाते हैं। और इसमें हम कोशिश करते हैं कि एक फैमिली से 1 ही पर्सन आए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। सॉरी। तो माफ़ कीजिएगा परेशानी के लिए। तो इस प्रकार से हमने जो है 4 सालों में स्मृति वन को स्थापित किया है। इसमें हमारे बहुत सारे साथी जुड़े होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही जना इसको चला रहा है। और एक वन को स्थापित करना आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल है। जब अभी तो हम बरसात हो रही है, हमें लगता है पेड़ लगाना कितना आसान है और हम लोग बहुत पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब धूप पड़ती है, बारिश खत्म हो जाती है, तो हमारा असली चुनौती शुरू होती है। तो हमारे सभी साथी मिलकर उनको भरी गर्मियों में, जैसे कि आप लोगों ने देखा इस बार कितनी गर्मी पड़ी है, तो दोनों टाइम जाकर वहाँ पर हम लोग पानी देते हैं उसमें। अब 300 पेड़ों को पानी देना, समझ सकते हैं आप उसको। तो इसमें हमारे सभी साथी सहयोग करते हैं और हमने इसमें देहरादून के नहीं, उत्तराखंड के ही नहीं, देश के जो जानी मानी हस्तियां हैं उनके लिए भी हमने पेड़ लगाने, शुरुआत हमने उनसे की थी, फिर हमारे हर सदस्य ने वहाँ पे पेड़ लगाए और अब हमसे 300 पेड़ का मतलब है कि 300 लोग हमसे जुड़े हुए हैं, है ना। तो हमारा यही है कि हम लोग जितना जन सहयोग हमसे हो सके, जुड़ सके हम लोगों से, उसमें हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें। और साथ ही स्मृति वन जब हमारा तैयार होने लगा, हमें लगा कि थोड़े पेड़ अब ठीक हो गए, सर्वाइव करने लगे हैं। फिर हमने उसके बाद स्मृति वन के बाहर यानी कि मालदेता रोड पर एक हमने पुष्प वन के नाम से एक और वन डेवलप किया। वो वन क्या है कि पैसेज है वो पूरा, उसमें हमने 3 रंग के फूलों को हमने सोचा कि इसको बेस बनाएं, जैसे कि पीला अमलताश है और बॉटल ब्रश है रेड कलर का, और हमारा गुलमोहर है नीले रंग का। तो 3 रंगों का हमने एक पैच बनाकर
पूरी हमने लेन एक तैयार की है, उसमें हमारे लगभग 100 पौधे हमारे लग चुके हैं और इस बार हमारा उद्देश्य है कि वो 150 तक पहुंच जाए। तो लगभग 2 सालों बाद अब उनमें सब में फूल आने लगेंगे। तो जब स्मृति वन, पहले तो आप स्मृति वन आने के लिए इनवाइटेड हैं सब, आप आइए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको होगा। और दूसरा, जब हम स्मृति वन में आप एंटर करेंगे तो आपको 3 रंगों की एक लगभग 1 किलोमीटर पहले से आपको एक पैसेज, बहुत कलरफुल सा पैसेज आपको मिलेगा। तो उसके बाद जो है, जब इसके साथ साथ फिर हमें, जब स्मृति वन हमारा लगभग भर गया था, हमारा काफ़ी वहाँ पेड़ लग चुके थे, फिर हम लोग हर साल, क्योंकि हर साल हम पेड़ लगा रहे हैं, इसको 1 महीने का आयोजित कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग रोज प्लांटेशन करते हैं। फिर हमने सरकार से भी या फिर कॉलोनीज में जाकर, जहाँ पर कि हमें जगह मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की, तो इसी क्रम में फिर हमने नकरौंदा में एक वन शुरू किया है मित्र वन के नाम से। वहाँ पर भी हमारे 50-60 पेड़ हमारे लग चुके हैं और अभी उसमें काम निरंतर जारी है। उसके बाद बनियावाला प्रेमनगर में एक स्कूल है, वहाँ पर भी हम लोग एक बालवन के नाम से वन डेवलप कर रहे हैं, उसमें भी 60-70 हमारे पेड़ लग चुके हैं। तो इस बार हमारा उद्देश्य है कि हम 500 पेड़ कम से कम लगाएं, और सिर्फ लगाना ही नहीं, उनको हम लोग सिक्योर करते हैं कि वो बड़े हों, अश्योर करते हैं उनके लिए, उनकी पूरी देखभाल की जाती है। ऐसी जगह पेड़ लगाए जाते हैं जहाँ पे कि सब उसकी देखभाल हो सके, क्योंकि पेड़ लगाना बहुत आसान है, उसको बचाना ज़्यादा मुश्किल है। 3 साल बच्चे पेड़ों को कम से कम बिल्कुल केयर चाहिए, जैसे छोटे बच्चे को एक केयर चाहिए रहती है। तो जब तक वो पेड़ बड़े नहीं हो जाते, हम उसकी देखभाल की जिम्मेदारी लेते हैं। या फिर कोई अगर लगा रहा है तो ऐसी जगह ही हम लोग लगाते हैं जहाँ पे उसका प्रोटेक्शन पूरा हो सके, बाउंड्री वाल उसको मिले, पानी की उसकी जिम्मेदारी हो। वो नहीं कर पाते तो हम उसको करते हैं। लेकिन पेड़ तभी लगाए जाते हैं कि जब वो बच सकें। तो मेरा बच्चों से, आप लोगों ने, बच्चों ने लगाए हैं किसी ने पेड़? वेरी गुड। अपने हाथ से किसने लगाया है? खड़े होकर बताओ। एक एक करके चलिए। हाँ जी, आपने कौन सा पेड़ लगाया? हमने आम का पेड़ लगाया है, हाँ, पीपल का भी लगाया है, बरगद का भी और आंवले का भी। आपने कहाँ लगाया ये पेड़? ये इस टेम्पल होते हैं पास। अच्छा, इसी बार लगाए हैं कि पहले से लगा रहे हो? पहले से भी लगा रहे उसकी देखभाल करते हो? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब आप हर साल जो अभी तो बरसात है तो आपने बिल्कुल निश्चिंत हैं आप, है ना? लेकिन जब गर्मियाँ पड़ती हैं, सर्दियों में भी कितनी तेज धूप पड़ती है, उसकी आपको देखभाल करनी चाहिए, है ना? करनी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और कोई एक और जना खड़े के बता, एक एक करके खड़े होंगे। किसने अपने हाथ से पेड़ लगाए हैं? वेरी गुड, बताइए। हाँ जी, ठीक है, कहाँ पर लगाया था? घर में? वेरी गुड। और उसकी देखभाल करती हो? कैसे करती हो? हाँ, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। और कोई बताइए। हाँ, वेरी गुड, खड़े हो जाइए आप। अपना नाम बताइए। नाम? एक और माइक है क्या? एक और? चलिए, मैं आती हूँ आपके पास। हाँ, मेरा नाम आरवी है। मैंने मेरे घर के पास पौधे लगाए थे। एक मैंने आम का पेड़ लगाया, बहुत सारे, और मैंने अपना एक बगीचा बनाया, उसके अंदर बहुत सारे फूल लगाए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो बच्चों, ये पेड़ क्यों लगाने चाहिए, बताएगा कोई हमें? किसने लगाना चाहिए? बहुत, एक तो बहुत जनरल सा है कि हमें ऑक्सीजन मिलती है ना? और कुछ? ताकि हरियाली हो। बिल्कुल। और पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? हमें ही नहीं, सिर्फ औरों को भी तो कुछ मिलता है ना, सिर्फ हमें नहीं मिलता। बहुत सारे पक्षियों और Very good. जानवरों को घर देते हैं, बाढ़ को बचाते हैं, मीन्स बाढ़ जाने आते नहीं, ठीक है। और मिट्टी को भी अच्छा वेरी लगता है। गुड, वेरी गुड, थैंक यू। बिल्कुल, पेड़ हमें सिर्फ इसलिए, ऑक्सीजन तो हमें मिलती ही है ना? और लेकिन हमें पेड़ और क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि उनमें देखो कितने हमारे पक्षियों का घर होता है। तो पक्षियों का घर होता है तो हमें उनको काटने से भी बचाना चाहिए,
कोई काटता है ना पेड़, आप उनको समझाइए कि प्लीज़ पेड़ मत काटिए, उनको उनके कारण बताइए। और हमारे सॉइल कंजर्वेशन में काम आता है ना पेड़, है ना, मिट्टी को रोक के रखते हैं। तो हमारा स्मृति वन भी ऐसे ही नदी के किनारे बना हुआ है, और नदी के किनारे वनों का बहुत ज़्यादा महत्व है, मेरे ख्याल में सबको मालूम होगा, है ना। क्योंकि एक तो ये उसका कैचमेंट एरिया बढ़ा देते हैं नदियों का, नहीं तो नदी में पानी आता है ऐसे ही बह जाता है। कैचमेंट एरिया मत समझते हैं ना कि जितना एरिया में आपको वन रहेंगे कि नदी के किनारे, वहाँ पानी का लेवल नीचे हमेशा पानी रहता है उसके, फिर एक बारिश आती है तो उसमें वो एकदम से फ्लो करने लग जाती है, और फिर आसपास के एरिया के लिए बहुत अच्छी रहती है। दूसरे हम पेड़ लगाते हैं, पेड़ में की जो जड़ें होती हैं उसमें कितने सारे बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरिया जब अपना भोजन पूरा उनका जब लाइफ चलता है, उनका साइकिल चलता है, फिर वो क्या करते हैं, नीचे मिट्टी को बनाते हैं वो जमीन की। जैसे हमारा स्मृति वन है नदी के किनारे जैसे बना हुआ है वो, तो बिल्कुल नदी थी वो, एक बिल्कुल नदी जैसे, लिटरली जैसे एक नदी होती है, वही जमीन हमें मिली थी। तो बल्कि पहले एक मजाक बनाया गया कि हमें तुम्हें क्या अधिक जगह दे दी है, तुम्हारा बेवकूफ़ बना दिया है, ऐसी वाली बातें हुई। लेकिन धीरे धीरे जब उसमें पेड़ लगने लगे, वहाँ मिट्टी बनने लगी, और इतनी अच्छी वो लैंड हो गई है, आप देख के उसको विश्वास नहीं करेंगे कि एक तरफ हरियाली है, उसके बिल्कुल बगल में नदी बह रही है। तो नदी के किनारे वनों का जो महत्व है उसको मैं तो कहती हूँ हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हमें वो जगह मिली है। तो आप लोग इनवाइटेड हैं स्मृति वन, एक बार जरूर विजिट कीजिए। कैसे कम्युनिटी लेवल पे फॉरेस्ट डेवलप किया जा सकता है, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारा स्मृति वन है। और हरियाली के बारे में बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम है और सभी के प्रोग्राम हैं हमारे, तो सब थोड़ा थोड़ा अपना बताएंगे। तो आज हमें यहाँ पर इनवाइट करने के लिए और इस हरेला के बारे में बात करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, डीपीएस स्टाफ का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो बच्चों कुछ जाना हरेला के बारे में? मैम को अचानक से खांसी आ गई थी, गला वो हो गया था, तो मैं थोड़ा सा इसमें और जोड़ देती हूँ कि जो हरेला का जो पर्व है, जब हम हरेला को मनाना हमने शुरू किया तो कैसे किया। हमारा कुमाऊं मंडल है, कुमाऊं में कुमाऊं का ये एक त्यौहार हुआ करता था हरेला, ठीक है। और कुमाऊं के जो लोग थे, पहाड़ पहले लोग खेती देखते थे कि मौसम कैसा है, उसको देख करके खेती बोते थे अपनी। तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि हम क्यों ना थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी 8-10 टोकरियाँ, बांस की टोकरी या कुछ ऐसे बर्तन लें मिट्टी के, कि उनमें कुछ बोएं अनाज, जो आजकल फसल होती है। वो उन्होंने बीज बोने शुरू किए, और जब देखा 8-10 संक्रांति से 8-10 दिन पहले उन्होंने बोए, और संक्रांति के दिन उन्होंने देखा कि ये जो है ये पौधे तो बड़े अच्छे हो गए हैं, इसमें हरेला निकल आया है। तो उन्होंने देखा कि जिस बर्तन में सबसे अच्छा उगा हुआ था हरेला, उसी की ये क्लाइमेट जो है उसके लिए अच्छी है, तो हम उसी को बोएंगे। तो तब से फिर हमने सोचा कि जब वहाँ के लोग हरेला को मना सकते हैं, तो और धीरे धीरे सभी लोग यहाँ आ गए हैं, तो उद्धार संस्था ने तब इसको मनाना शुरू किया, जैसे कि मैडम ने अभी बताया है। तो मैंने थोड़ा सा और जोड़ा है बच्चों की जानकारी के लिए, कि बच्चों को थोड़ा सा पता चले, ठीक है। और वो हरेला को कान पे भी रखते हैं, जैसे हम नवरात्रों में जौ रखते हैं ना अपने कान पे, तो ऐसे हरेला को भी रखते हैं और पूजा वूजा करते हैं। तो अब मैं हरियाली से, आपने मैडम ने जोड़ा कि हमें हरियाली का मतलब है हमें पेड़ लगाना चाहिए, अपनी दुनिया को हरा भरा करना चाहिए। तो आपके पास बहुत सारे स्लोगन हैं दिए हुए, तो मैं बोलूंगी एक लाइन, उसके बाद आप बोलेंगे तेज आवाज में, पक्का? क्योंकि जब हरेला हम मनाने चले हैं, हरियाली का हम आह्वान कर रहे हैं कि हमारा उत्तराखंड, हमारा देश, हमारी धरती सुंदर हो, तो कैसे होगी सुंदर? सुनो हरेला का संदेश, बोलो, सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। ऊंची आवाज, मैं बिना माइक के। सुनो हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश, हरा भरा हो मेरा देश। चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे। चप्पा चप्पा हरा करेंगे,
हरियाली से धरा भरेंगे। चप्पा चप्पा मीन्स जगह जगह, यानी हर जगह पर। ठीक है। क्या है जंगल के उपकार, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार। तो जंगल से मिलता है ये सब हमें। बयार मीन्स बयार, पता? हवा, हवा मिलती है ना। ये पेड़ जब हवा चलती है तो आपको ठंडक आती है कि नहीं? और मिट्टी जंगल मिलती है जंगल से। पानी कहाँ से मिलता है? जंगल से पानी कैसे मिलेगा हमें? झरने। और तो नदी झरने क्या पेड़ से टपक रहे हैं? नहीं। क्या हो रहा है बताओ, कैसे मिलेगा पानी? जब पेड़ उगाएंगे तो कैसे पानी आएगा? जड़ों से। और जड़ों से कैसे आएगा? जड़ों में कहाँ पानी है? पेड़ की जड़ में होता है? नहीं होता। जहां हम पेड़ लगाते हैं, तुमने देखा होगा जो पहाड़ी एरिया होता है ना बेटा, वहां पर बारिश ज्यादा होती है। ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं ना, जब पेड़ ऊंचे हो जाते हैं, बादल, पानी क्या होता है? वाष्प बन के उड़ता है ना ऊपर। और बादल क्या होते हैं? पहाड़ों से, पेड़ों से टकराते हैं, तो क्या करते हैं? वो वहीं पर बारिश कर देते हैं। और फिर पेड़ क्या करते हैं? उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जड़ों में सोख लेते हैं ना पानी को। और फिर जहाँ पर अभी झरने वाली बात हुई, अभी स्रोत जो होते हैं पानी के, तो जैसे साल के पेड़ होते हैं, उनके जड़ों में बहुत पानी होता है ना। तो वो क्या करते हैं? जड़ों में पानी को सोख लेते हैं। और फिर जो नए नए जो स्रोत हैं हमारे, वो निकलते रहते हैं, उनमें से पानी जो है निरंतर हमें मिलता रहता है। बहुत सारे लोग गाँव में ऐसे होते हैं जो पहाड़ों में होते हैं, वो स्रोत का ही पानी पीते हैं, प्योर, कि वहीं से निकला पेड़ों की जड़ों से, और छोटा सा उसमें एक पाइप लगा दिया जाता है, और फिर उसमें से निकल के पानी पीते हैं। तो पेड़ हमें सब कुछ दे रहे हैं, ये हवा दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। सोचो अगर ये पेड़ हड़ताल कर दें, हवा देना बंद कर दें, तो क्या होगा? क्या होगा? हमें सांस ले सकेंगे हम? ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। वेरी गुड। तो पेड़ हमें लगाने चाहिए कि नहीं? लगाने चाहिए ना। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ हमें लगाने चाहिए, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, ये इन पेड़ों से ही है। अभी कोरोना टाइम में अभी हम बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, है ना, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोग दौड़ रहे थे सिलेंडर लेकर के इधर से उधर। तो हमने ये अभियान चलाया है, क्यों ना हम पेड़ों को 1 महीना तक हम पेड़ लगाते रहें। इस बार धाद ने एक संकल्प लिया है कि हम कम से कम 500 पेड़ लगाएंगे। और धाद का केवल यही नहीं है कि उन्होंने पेड़ लगाने हैं, बल्कि उन पेड़ों का संरक्षण भी करना है। जितने पेड़ लगाए हैं उतने पेड़ बचाने भी हैं। हम ऐसा नहीं है कि पेड़ लगाया और उसको छोड़ दिया। सरकार बहुत सारे पेड़ लगा रही है, लेकिन वो अगले साल तक कितने बचते हैं कुछ नहीं पता होता। लेकिन धाद जो पेड़ लगा रही है वो 100% बचे हुए होते हैं। अभी जो मैडम स्मृति वन की बात कर रही थी, स्मृति वन की जो पेड़ों का जो है वो सर्वाइवल रेट 98% है। और कोई भी पेड़ उसमें से चला जाता है या खराब हो जाता है किसी तरह से, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इसी तरह से जैसे स्मृति वन है, ऐसे बाल वन है, ऐसे मित्र वन है, ऐसे पुष्प वन है, तो बहुत सारे वन जो है हमने खड़े कर दिए हैं। तो ये हरेला है। हरेला को हरियाली, पर्यावरण, यानी कि हमारा देश जो है हरियाली से भरा हुआ होना चाहिए। इतनी संख्या में पेड़ लग जाएं कि, हालांकि जो पेड़ अभी कट रहे हैं ना, लोग जो काट रहे हैं पेड़ों को, इतनी अंधाधुंध, कभी रात में काट देते हैं, किसी को पता नहीं चलता, रातों रात पेड़ कट जाते हैं। हालांकि उन पेड़ों की भरपाई आज का लगा हुआ पेड़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो 100-100, 200 साल पुराने पेड़ होते हैं, 40-50 साल पुराने पेड़ होते हैं। तो क्या अभी हम जो पेड़ लगाएंगे उसकी बराबरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अभी आप आम खाते हो, आम, लीची, अमरूद, क्या वो पेड़ आपने लगाए हैं? लगाए? आपके लगाए हुए पेड़ में आम लग रहे हैं, लीची, अमरूद, लेकिन वो कैसे लग रहे हैं? क्योंकि अभी जो पेड़ हैं वो क्या हैं? अभी ऐसे हाइब्रिड के होते हैं। वो छोटे छोटे पेड़ों में
आम लग जाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, लीची के पेड़ हैं, आपके सामने वो देखो ग्राउंड में पेड़ हैं इतने बड़े बड़े, तो वो अभी के लगाए हुए नहीं है, वो बहुत पुराने पेड़ हैं, बहुत पुराने पेड़ हैं। और उन पेड़ों को अगर हम काट देंगे तो ये पेड़ उसको कवर नहीं कर पाएगा, छोटे पेड़। लेकिन फिर भी एक कोशिश जारी है कि हम जो पेड़ कट रहे हैं उनकी क्षतिपूर्ति के लिए कुछ न कुछ तो करें। और सबसे बड़ा मेरे बच्चों एक निवेदन है कि अगर आप कहीं आपके आसपास अगर कहीं पेड़ कटते भी हैं ना, तो उन पेड़ों के लिए आवाज़ उठाइए कि आप इन पेड़ों को क्यों काट रहे हैं। उनमें जान प्राण होता है ना, उनको भी दर्द होता है। तो वो पेड़ अगर कट गए ना, अभी जब हम अभी यहाँ तेज धूप होती ना, तो सब ढूंढते कि कहीं पेड़ होता था, हम उसकी छाया में खड़े हो जाते। तो सब कुछ तो हमें पेड़ दे रहे हैं, हमारा जीवन उन पेड़ों से है, तो क्यों ना हम इन पेड़ों की रक्षा करें और इनको बचाएं। तो जो हरेला मनाने का हमारा जो मतलब है, हम 1 महीने का मनाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, बच्चों को अवेयर करते हैं कि आप अभी छोटे बच्चे हैं, आप अभी से लगाना शुरू करेंगे, हर साल 1 पेड़ भी लगाएंगे तो कितने पेड़ हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। जहाँ आपको जगह मिलती है वहाँ पेड़ लगाइए, आपके घर के आसपास मिलते हैं, कॉलोनीज में हैं, और नहीं तो कहीं आप गार्डन में कहीं खेलने जाते हैं, वो कहीं वहाँ लगता है, आपको यहाँ लग सकता है, वहीं लगा दीजिए, छोटा पौधा लगा दीजिए। जितना आप इस प्रकृति के लिए कर सकते हैं उतना अच्छा है। ठीक है, बहुत समय मैंने ले लिया है, और समय लेने का ये भी है कि विधायक जी हमारे पास नहीं पहुँचे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हम अगर वो आएँ तो थोड़ी सी बात हमारी भी सुन ले, नहीं तो हमें उनकी सुननी पड़ेगी और हमारी बात तो वो सुन नहीं पाएंगे, है ना। तो एक बार नारे के साथ मैं आगे की कार्यवाही शुरू करूंगी। खेत हो रहे जब वीरान, तब वहां हरेला कैसे हो। खेत हो रहे जब वीरान, तब वहां हरेला कैसे हो। जब खेत ही नहीं रहेंगे, हम पेड़ कहाँ लगाएंगे। ठीक है, कहाँ पेड़ लगाएंगे। सड़कों से जब पेड़ कटें, तब वहां हरेला कैसे हो। सड़कों से जब पेड़ हटें, तब वहां हरेला कैसे हो। तो जब वहां पर पेड़ ही नहीं रहेंगे, अभी शास्त्रधारा रोड पे कुछ बच्चे रहते हैं क्या, उधर शास्त्रधारा रोड पे आपने देखा वो पूरी सड़क खाली हो गई है। हम उस सड़क से अधिकतर आया जाया करते थे, लेकिन अब वो पहचान में नहीं आती है कि ये जगह कौन सी है। हम पहचान ही नहीं पा रहे कि हम कहाँ खड़े हैं। हम टू व्हीलर से, उस समय हम बस से आते थे, लेकिन अभी हम टू व्हीलर से भी जा रहे हैं तो हमको पता ही नहीं चला कि हम कहाँ पर खड़े हैं। तो ऐसा वो वीरान बना दिया है। शहर डेवलप हो रहे हैं, लेकिन प्रकृति जो है वो खत्म होती जा रही है। तो ये आने वाला समय आप बच्चों के हाथ में है। अब बच्चे चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हो सकता है अपने जन्मदिन पे 1 पेड़ लगा लीजिए। केक तो सब काटते हैं, है ना, केक तो सब काटते हैं। केक किसके लिए काटते हो आप, अपने लिए, किसके लिए काटते हो। और मैम अपने लिए और दूसरे के लिए। मैम अपने फ्रेंड्स के लिए। जब हम फ्रेंड्स को बुलाते हैं ना ज़्यादातर कि आज तो हमारा बर्थडे, आज तो फ्रेंड्स आएंगे, सुबह से मम्मी आज मेरा बर्थडे है, मेरी ये फ्रेंड्स आ रही है, मेरी वो आ रही है, होता है ना। लेकिन उस दिन उन फ्रेंड्स को मिला करके अगर आप पेड़ लगाएंगे, एक केक भी काटिए, ये नहीं है कि काटना अच्छी बात है, काटिए, एंजॉय भी करना है, लेकिन उस दिन याद रखिए कि मम्मी आज मुझे पेड़ लगाना है और उस पेड़ को मुझे बड़ा भी करना है। जैसे जैसे आप बड़े होगे वो पेड़ भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, वादा सब बच्चे एक बार जोर से बोल दो जरा, यस। पक्का लगाएंगे ना। अभी यहाँ कितने बच्चे बैठे मैंने काउंट कर लिया है, ठीक। और अगले हरेले पे मैं पूछूंगी मैडम से कि किस किस बच्चे ने आपके बर्थडे पे, अपने बर्थडे पे पेड़ लगाया है, पौधा लगाया है। ठीक है, पेड़ और छोटे पौधे में क्या अंतर है। बोलो। अगर हम बड़े पेड़ लगाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा हरियाली होगी और वो ऑक्सीजन भी बहुत मिलेगा। अगर हम छोटे लगाएं तो वो हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं पेड़ों की। वेरी गुड, वेरी गुड।
छोटे जो होते हैं वो पौधे होते हैं, जैसे हमने फूल का पौधा लगा दिया, गुलदावरी का लगा दिया, गेंदे का लगा दिया, वो पौधा होगा और उसी सीजन में वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हम पेड़ लगाएंगे, फलों के पेड़ लगा देते हैं, नीम का पेड़ हमने लगाया, अमलतास का लगा दिया, और ये बॉटल ब्रश ये आपके यहाँ लगाया है सामने, ठीक है, और ये अशोका के पेड़ भी शो वाले हैं, लेकिन फिर भी हरियाली तो दे रहे हैं ना कुछ काम करेंगे। पीपल का पेड़, आम का पेड़, बरगद का पेड़, ये सब पेड़ हम लगाएंगे तो हमारी जो है हरियाली वो निरंतर बढ़ती रहेगी। अब धात संस्था क्या करती है, कैसे काम करती है, हमारे साथ में है धात संस्था के उपाध्यक्ष गणेश उनियाल जी। मैं निवेदन करूंगी उनियाल जी से कि धात कौन कौन से एकांश चलाती है और किन किन विषयों पर काम करती है, किस तरह से काम किया जाता है धात में। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी गणेश उनियाल जी को कि वो आप आएं और धात का परिचय देने की कृपा करें। उनियाल जी। धन्यवाद मैडम। आदरणीय दीदी पद्मश्री माधुरी बड़थाल जी, विद्यालय की प्रधानाचार्य, समस्त विद्यालय परिवार एवं प्यारे बच्चों, ये तो आप समझ ही गए हैं कि हम आज यहाँ पर क्यों आए हैं। हरेला, आजकल आप सुन रहे होंगे जगह जगह यही नाम चल रहा है, तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि इसका महत्व क्या है। क्योंकि इस बार हमने देहरादून में 43 डिग्री का टेम्परेचर देखा है, और अगर इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो शायद फिर हम सर्वाइवल में हमारा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। पेड़ क्यों लगाने चाहिए, इस पे काफ़ी बात हुई है। एक बात मैं भी आपको बता दूं, जिस दिन पेड़ पौधे नहीं रहेंगे उस दिन हम लोग भी नहीं रहेंगे। तो अभी हमारी जो जनरेशन है उसके लिए पेड़ बहुत हैं, लेकिन अगर इसी दर से कटते रहे तो आगे की जनरेशन को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें इसके लिए सतत प्रयास ये करना चाहिए कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। तो पेड़ नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। धात की जहाँ तक बात है तो अभी आपको बताया गया है कि हम कब से इसको मना रहे हैं और क्यों मना रहे हैं। धात का इस साल का जो इसका ध्येय वाक्य है वो है, वृक्ष लगाएं, वृक्ष बचाएं, उपज हिमालय की अपनाएं। एक पेड़ लगाना कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। आप कहीं भी जाकर के एक गड्ढा खोदें और एक पेड़ लगा दें, लेकिन उसके बाद अगर उसको देखेंगे नहीं तो क्या वो पेड़ बचेगा? नहीं बचेगा। तो हमें क्या करना है कि पेड़ हम लगाएं उतने ही जितने हम बचा सकें। एक टारगेट हमें नहीं रखना चाहिए कि मैं 500 पेड़ लगाऊंगा, लेकिन 500 में से अगर मैं 5 भी नहीं बचा पाया तो फायदा कुछ नहीं है। तो आप भले ही हर बच्चा एक पेड़ लगा और एक पेड़ बचेगा तो बहुत अच्छी बात है। हिमालय की उपज हमें क्यों अपनानी चाहिए? क्योंकि पहाड़ों से बहुत ज़्यादा पलायन हुआ है और पहाड़ में जो लोग खेती कर रहे हैं उनको मार्केट मिलना मुश्किल हो रखा है। तो हमने ये आह्वान किया कि ठीक है, एक पलायन तो एक नेचुरल प्रोसेस है, होता रहता है, सभी जगह से होता है, ऐसा नहीं कि पहाड़ों से ही हुआ है। यूपी से लोग दिल्ली में आ गए, गढ़वाल से देहरादून में आ गए, दिल्ली चले गए, बॉम्बे चले गए। ये सतत प्रक्रिया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शिक्षा होती है, नौकरी होती है, और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से पलायन होता है। तो पलायन कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ा दर्दनाक ये होता है कि जब हम अपनी संस्कृति को छोड़ दें और अपने जो हमारे उपज है, जो हमने बचपन में खाया है, उसको अगर हम छोड़ देते हैं तो वो सबसे दर्दनाक स्थिति होती है। इसलिए हमने ये आह्वान किया है कि वृक्ष लगाएं, वृक्ष बचाएं और उपज हिमालय की अपनाएं, और इसके ऊपर हमारा एक कार्यक्रम भी चलता है। आज हरेला गांव एक हमारा चैप्टर है। हरेला गांव के ऊपर आज सतपुली में एक अधिवेशन भी हो रहा है, वहाँ पर इसके ऊपर बातचीत चल रही है। और जो पहाड़ में जो लोग आकर के उद्योग कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उनको हम लोग सम्मानित करने का प्रयास करते हैं। और वहाँ पर आज उनके साथ में एक विस्तृत बातचीत इसी समय चल रही है। धात का अर्थ अभी आपको मैडम ने बता दिया कि अगर मैं किसी एक बच्चे को आवाज़ लगाऊं, एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। एक बच्चे को अगर मैं आवाज़ लगाऊं, उसे बोलते हैं पहाड़ी भाषा में धै लगाना। और अगर मैं आप सबको एक साथ बुलाऊं कि आइए यहाँ पर ये काम करना है, तो वो हो जाती है धात। तो हम लोग, आप ये समझ लीजिए कि हम लोग सब लोग धादिए हैं। हम लोग जगह जगह जा करके इसी तरह से धात देते रहते हैं और समाज का आह्वान करते हैं कि हम ये काम करने जा रहे हैं और ये एक अच्छा काम है, आइए आप लोग इसमें हमारे साथ में शामिल होइए। तो धात के जितने भी कार्यक्रम हैं जो मैं आगे अभी बताऊंगा आपको, ये सारे कार्यक्रम समाज के सहयोग से चलते हैं।
धात कोई एनजीओ नहीं है, धात किसी सरकार से या किसी उद्योगपति से पैसा लेकर आकर के काम नहीं करती है। धात के साथ में समाज का एक एक व्यक्ति जब जुड़ता है तो उसी व्यक्ति के सहयोग से धात सारे कार्यक्रम करती है। ये हरेला में भी अभी जैसे मैडम ने बताया कि हम इतने पेड़, उन्होंने कई वन गिनाए, उन वनों में सारे पेड़ किसी न किसी व्यक्ति ने लगाए हैं। वो उसके लिए सहयोग करता है, उसको बचाने तक के लिए सहयोग करता है, तब वो पेड़ लगाए जाते हैं। इस बार जो हमारा टारगेट है 500 पेड़ों का, वो भी ऐसे ही पूरा होना है। धात का एक और जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है पुनरुत्थान। आप काफी बच्चों को पता होगा कि 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी। उस आपदा में उस क्षेत्र में बहुत लोग मृत्यु को प्राप्त हुए और अल्टीमेट असर क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे अपने पिता को खो चुके थे, जो कि घर के कमाऊ सदस्य थे, जिनके बल पर घर चलता था। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जब भी कोई आपदा किसी परिवार पे आती है तो सबसे बड़ा असर उस बच्चे की, वहां पर उस परिवार के बच्चों की शिक्षा पे पड़ता है, क्योंकि वहां शिक्षा पे खर्च करना होता है और जब कमाने वाला ही नहीं होगा तो खर्च कहां से होगा। भोजन व्यवस्था के लिए तो कई चीजें होती हैं। तो वहां पर जब इस तरह की आपदा आई तो वहां पर काफी तरह की सहायता पहुंची, जिसमें कि दवाइयाँ, रहने के लिए टेंट पहुंचे, खाना पहुंचा, राशन पहुंचा। लेकिन बाद में ये देखा गया कि इस तरह की कभी भी कोई आपदा आती है तो आपको पता होगा कि ये 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने इसकी लाइफ होती है, इतने दिन तक चलती है। उसके बाद फिर उन लोगों को अपने आप ही खड़ा होना पड़ता है। वहाँ पर जब एक सबसे बड़ी समस्या जो सामने आई, जो मैंने अभी बताया, ये शिक्षा की आई बच्चों की, तो धात ने वहाँ पर एक सर्वे किया, गांव-गांव जा करके पता किया, तो 175 से अधिक बच्चे ऐसे थे कि जिनकी शिक्षा पे संकट था। तो धात ने उनके लिए आह्वान किया कि हम इन बच्चों की कैसे मदद कर सकते हैं और इनको कैसे हम इनकी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो धात के साथ धात ने आह्वान किया, बहुत से लोग जुड़े, बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी और ये निर्णय हुआ कि इन बच्चों को हम 800 रुपया महीने का सहयोग करेंगे। और समाज से आह्वान किया गया कि आप लोग आइए, आगे आइए और इन बच्चों के लिए सहायता दीजिए। तो समाज ने बड़ा बढ़ चढ़ करके भाग लिया और 2013 से इन 175 से अधिक बच्चों को 800 रुपये महीने की सहायता दी जा रही है। आज की तारीख में भी 60 से अधिक बच्चे हैं, क्योंकि उनमें से बहुत सारे बच्चे पढ़ के निकल गए हैं, कुछ नौकरी कर रहे हैं, कुछ अपना व्यवसाय कर रहे हैं, वो सब लोग निकल चुके हैं। 60 से अधिक बच्चे अभी भी हैं। और अब हम केवल केदारनाथ आपदा ही नहीं, किसी भी तरह की आपदा में किसी बच्चे ने अपने पिता को खो दिया है और उसकी पढ़ाई पे संकट है, तो हम उसको भी इस सहायता में शामिल करते हैं। तो ये जितने भी बच्चों को सहायता दी गई, इसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति था। किसी व्यक्ति ने 2 बच्चों को गोद लिया, किसी ने 1 को गोद लिया, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हम 100 रुपये महीना दे सकते हैं, हम 100 रुपये महीना देंगे। तो ऐसे भी लोग हैं। तो ये कार्यक्रम हमारा आज तक चल रहा है। दूसरा हमारा कार्यक्रम है एक कोना कक्षा का, जैसे कि अभी मैडम ने बताया कि मैं उसका संयोजक भी हूँ। एक कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है वो हमने शुरुआत की 2018 में। और 2018 में इसका विचार क्यों आया कि जो सार्वजनिक शिक्षा यानी जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें एक बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गई कि वहाँ पर केवल वो बच्चे रह गए हैं कि जो समाज का अंतिम पायदान है, उनके पास कोई साधन नहीं है। तो वहाँ पर सुविधाओं की बहुत कमी है। बच्चों को अच्छा साहित्य मिलना, अच्छी पत्रिकाएं मिलना, ये बड़ा संकट का विषय है। यद्यपि सरकार काफ़ी प्रयास अब कर रही है। अब तो ये कि फीस कुछ नहीं है, खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, किताबें सरकार देती है, लेकिन कुछ एक अच्छा साहित्य भी बच्चों को मिलना चाहिए जिससे कि उनका मानसिक विकास हो सके। तो हमने एक कार्यक्रम डिज़ाइन किया, उसमें हमने प्राइमरी, जूनियर और इंटर कॉलेज के लिए अलग अलग किताबों का कुछ चयन किया। हमारी एक चयन समिति है, वो चयन करती है अच्छे अच्छे प्रकाशकों की किताबें, जो विश्व स्तर के प्रकाशक हैं, उनकी किताबें हम लोग छांटते हैं और उसके लिए हमने एक कार्यक्रम डिज़ाइन किया। तो हम क्या करते हैं कि उसमें स्कूलों में बच्चों के लिए अच्छा साहित्य और मासिक पत्रिका, बाल पत्रिकाएं हम लोग भेजते हैं। तो ये हमने 2018 में 28 स्कूलों से शुरू किया था और आज हम इसको 800 से अधिक इस तरह के कोने पूरे उत्तराखंड के हर जिले में हम लगा चुके हैं। और इन सब 800 से अधिक जो मैं बात कर रहा हूँ, तो इनके पीछे भी वही बात है, हर कोने के पीछे कोई ना कोई एक व्यक्ति शामिल है।
तो हमारे सारे कार्यक्रम समाज के लिए चलते हैं, समाज के सहयोग से चलते हैं, यानी समाज के द्वारा समाज के लिए। ये हमारा कोना कक्षा का कार्यक्रम है। हम लोग मातृभाषा के ऊपर भी काम करते हैं। मातृभाषा उत्तराखंड की जो भाषाएं हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और अलग अलग क्षेत्रों में और भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो एक्चुअल में धात की जो शुरुआत हुई थी, धात की शुरुआत गढ़वाली भाषा से ही हुई थी और तब ये 1987 में धात की शुरुआत हुई थी। तो कुछ गढ़वाली भाषा के कवि लोग थे, उन्होंने इस संस्था का गठन किया था और उस समय उन्होंने एक धाद नाम से एक गढ़वाली पत्रिका भी निकाली थी, जो आज भी चलती है। हालांकि आज उसको धाद नहीं प्रकाशित करती, अब वो कोई थर्ड पार्टी उसको प्रकाशित करती है, लेकिन वो आज भी चल रही है। तो ये इस तरह से मातृभाषा के ऊपर भी हमारा काम होता है। साहित्य के ऊपर भी हमारा काम होता है। हिंदी साहित्य के ऊपर हमारा एक साहित्य एकांश है, जो कि हमें, जैसे मैंने बताया कि हम इंटर कॉलेज में भेजते हैं, तो वहाँ पर हम जो उत्तराखंड के जो विभूतियाँ हैं, जिन्होंने जो लेखक रहे हैं, उनकी अच्छी अच्छी कहानियाँ हम अलग अलग चयन करके उसका संपादन करके किताब निकालते हैं और उन किताबों को हम स्कूलों में बच्चों के लिए भेजते हैं। इसी तरह से उत्तराखंड की संस्कृति के ऊपर, जैसे आपने हरेला देखा, तो हरेला उत्तराखंड का प्रकृति पर्व है। ऐसे ही एक पर्व और है उत्तराखंड का, जिसे फूलदेई कहते हैं। फूलदेई जानते हैं कोई बच्चे? फूलदेई पे पहाड़ों में क्या होता था पहले कि बच्चे सुबह सुबह, छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह जंगल में जाएंगे, फूल चुन के लाएंगे और उन फूलों को, शाबाश बेटा, आओ आओ बताओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाथ खड़ा किया, आ जाओ। फूलदेई के बारे में कुछ बताना चाह रहा है बच्चा? हाँ बताओ बेटा, बताओ, नाम बताओ अपना पहले। मेरा नाम अमन है, मैं यहाँ गांव से आया हूँ। बहुत अच्छा। हम फुलदेई में शाम को पहाड़ों में जाके फूल लाते थे और सुबह जल्दी उठ के लोगों के गेट पे फूल रख देते थे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। तो यही एक प्रक्रिया थी उसकी कि बच्चे कोई शाम को ले आते थे, कोई सुबह सुबह जाते थे स्कूल जाने से पहले जल्दी उठ के और ला करके, और घर घर की जो अपने अड़ोस पड़ोस में जितने घर होते थे उनकी दहलीज पे वो फूल डालते थे। फूल डालने का मतलब क्या हुआ? शुभकामनाएं, कि ये घर सुखी रहे, संपन्न रहे। और ये कार्यक्रम पूरे महीने का चलता है, चैत्र संक्रांति से शुरू होकर के और बैसाख संक्रांति तक ये चलता है। कुछ जगह इसका ये केवल 8 दिन का भी होता है, लेकिन प्रक्रिया यही है। रुद्रप्रयाग साइड में वहाँ पर घोगा माता भी मानी जाती है, घोगा माता का वहाँ पे पूजा भी होती है। तो ये फूलदेई का कार्यक्रम है। तो फूलदेई का जो कार्यक्रम हमारा है, हम इसको कोना कक्षा का जो हमारा कार्यक्रम है उसका हम इसे वार्षिक अधिवेशन के रूप में मनाते हैं फूलदेई को। फूलदेई को अब क्या है कि शहरों में जैसे हरेला का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, गांव में कुछ और प्रक्रिया थी, शहर में वो प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं थी। गांव में इसलिए थी कि तब विज्ञान इतना डेवलप नहीं था और विज्ञान की पहुंच भी गांव तक नहीं थी। तो पुराने लोगों ने अपने हिसाब से अपना विज्ञान डेवलप किया हुआ था और बहुत बड़ा विज्ञान था वो, उनका सब अनुभव से था। तो ऐसे ही फूलदेई को हमने क्या किया कि फूलदेई अगर हम यहाँ मनाएंगे तो यहाँ पहली बात तो ये कि जंगली फूल मिलना मुश्किल है। फिर दूसरा क्या है कि अब मोहल्लों में वो बात नहीं है। फिर स्कूल का पढ़ाई का ऐसा हो गया है कि बच्चों के पास इतना समय भी नहीं रह गया है। तो हमने इसको बच्चों की रचनात्मकता से जोड़ा और हम इसको हर साल पूरे 1 महीने का कार्यक्रम हम उसे भी मनाते हैं और उसमें हम बच्चों के लिए ड्राइंग, निबंध, कविता, कहानी लेखन प्रतियोगिता कराते हैं। हम हर साल 10,000 शीट्स, ड्राइंग शीट्स छपवाते हैं। पुनः मैं बता दूं, ये ड्राइंग शीट्स भी स्पॉन्सर्ड होती हैं। कोई 50 सीट स्पॉन्सर करता है, कोई 10 करता है, कोई 15 करता है। पब्लिक से तमाम 10,000 सीटें पब्लिक से स्पॉन्सर्ड होती हैं। और फूलदेई के हम जितने भी कार्यक्रम महीने में करते हैं बड़े बड़े, वो सारे के सारे स्पॉन्सर्ड होते हैं। तो हम इन ड्राइंग शीट्स को स्कूलों से हम रिक्वायरमेंट मांग लेते हैं कि आपके यहाँ कितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे कंपटीशन में, और हम स्कूलों में इन ड्राइंग शीट्स को भेजते हैं। वहाँ से हमारे पास 1st, 2nd, 3rd की प्रविष्टि आती है। फिर हम उसको पूरे स्टेट लेवल पे मूल्यांकन कराते हैं और उसके बाद फिर एक एनुअल फंक्शन जो हमारा होता है उसमें उन बच्चों को पुरस्कृत भी करते हैं। अभी इस बार का जो हमारा फूलदेई का कार्यक्रम हुआ था, जो ये प्रतियोगिता हुई थी, उसका हम जो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, और भाई हम अगले महीने जो संक्रांति आएगी 16 अगस्त को, उसे घी संग्राम कहते हैं। घी संग्राम क्या है कि सावन में आपने देखा होगा कि सावन में दूध दही को वर्जित माना जाता है। तो अब उस दूध दही का क्या किया जाए, ये पहले की बात है। अब तो सब कुछ खाया जा रहा है,
लेकिन पहले ये होता था कि सावन में दूध दही को वर्जित माना जाता था, तो उस दूध दही से क्या करते थे, घी बनाया जाता था। तो उस घी को फिर अगस्त में महीने में जो संक्रांति आएगी 16 अगस्त को, उस संक्रांति पे उस घी को रोटी के साथ में खाया जाता था, घी संक्रांति। और जो परिवार की जो बेटियां होती थी उनको ससुराल से मायके बुला करके उनको भी घी दिया जाता था। तो इस तरह से ये हमारे सारे जो कार्यक्रम है ये प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। फूलदेई हमारा अकेला ऐसा पर्व है जो केवल बच्चों का है, और मैं समझता हूँ कि शायद दुनिया में इसके अलावा कोई पर्व ऐसा है भी नहीं जो केवल बच्चों का हो। तो ऐसे ही हम लोग फूलदेई को भी स्थापित करने की सोच रहे हैं। अभी सरकार ने तो प्रयास है हमारा, सरकार ने संज्ञान ले भी लिया है। इस बार सरकार ने स्कूलों को भी निर्देश दिए थे कि फूलदेई को मनाया जाए। हरेला की छुट्टी भी हम ही लोगों की बदौलत है, क्योंकि हमने शासन को ये ज्ञापन सौंपा था कि इसको मनाया जाना चाहिए, सरकारी स्तर पर मनाया जा रहा है। और अब उसकी छुट्टी भी की जा रही है, इसलिए कि अधिक से अधिक लोग पेड़ लगा सकें, स्कूलों में भी बच्चों को अवेयर किया जा सके। तो इस तरह से है। एक और हमारा पर्व है इगास। ये दिवाली के 11 दिन बाद आता है। पहाड़ के लोग इसको काफ़ी जानते हैं, और उसके पीछे सुना कहावत ये बताई जाती है कि जब दिवाली पे भगवान रामचंद्र जी के आगमन के ऊपर होता है वो, तो ये था कि पहाड़ों पे 11 दिन बाद सूचना पहुंची थी, तो वहाँ पर लोगों ने 11 दिन के बाद इस त्यौहार को मनाया। तो एकादशी पड़ रही थी, तो उसको इगास नाम दिया गया। इगास के ऊपर भी हम यहाँ पर देहरादून में कार्यक्रम करते हैं। तो इस तरह से हम उत्तराखंड की संस्कृति, प्रकृति, बच्चों के ऊपर बहुत सारे हमारे कार्यक्रम इस तरह से चल रहे हैं। और मैं समाज से आह्वान करूँगा कि इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और किसी भी कार्यक्रम में अपना सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद उनियाल जी। तो बच्चों क्या क्या सुना आपने? कौन कौन से त्योहार सुने उत्तराखंड के? कौन कौन से त्योहार सुने? किसी को समझ आया? नहीं। आपके जो 2 दरवाजे हैं ना, 2 दरवाजे नहीं, एक इधर एक इधर, ये एक सुनने के लिए है। यहां से सुना, यहां स्टोर किया, ठीक है, अच्छी बातों को, और जो बुरी बात होती है इस दरवाजे से सुनी, इससे आउट। लेकिन ये स्टोर करने वाली बातें थी। कौन सा पर्व बताया? हरेला पर्व उत्तराखंड का लोक पर्व है, जिसको राज्य पर्व का दर्जा मिल चुका है। फूलदेई पर्व, फूलदेई का बच्चों का बाल पर्व है। किसी भी दुनिया में बच्चों के नाम से कोई पर्व नहीं मनाया जाता। उत्तराखंड के बच्चे खुशनसीब हैं कि उनके नाम से एक पर्व घोषित किया गया है, और इसे भी राज्य पर्व का दर्जा मिल जाएगा। और क्या बताया? इगास, ठीक है। तो ये 3 उत्तराखंड के लोक पर्व बनाए। अब आपने पर्वों की जानकारी ले ली, लेकिन हमारी जो लोक संस्कृति है और लोकगीत हैं, उनको हम कैसे, कहाँ, किस तरह से हम ले जाते हैं, कैसे हम वो करते हैं, तो ये हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है। और इस उत्तराखंड की संस्कृति में हमारे 4 चांद लगाए हैं हमारी डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी ने, दीदी ने, कि जो उनकी आवाज़ अगर आप अभी सुनोगे ना तो आपका मन करेगा सुनते ही रहें, क्योंकि हम तो मुग्ध हैं, हम तो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं उनकी आवाज़ सुनते हैं। तो दीदी के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिनको छत पर जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिनको छत पर जाना है। हमारे लिए तो पूरा आसमां है, हमारे लिए तो पूरा आसमां है, क्योंकि हमें रास्ता खुद बनाना है। तो वही काम दीदी कर रही है, अपना रास्ता, अपनी मंजिल खुद बना रही हैं। ये आपके हैं, ठीक है। तो पीछे जो बैठी हैं वेशभूषा में, उत्तराखंड की गढ़वाली वेशभूषा में, वो सब दीदी के शिष्य हैं, उनको दीदी सिखा रही हैं और इस दुनिया में अपनी लोक गीतों की, लोक संस्कृति की छटा को बिखेर रही हैं। हमारे बीच में हमारे शायद विधायक जी आने वाले हैं और शायद वो पहुंच चुके हैं। तो मैं चाहूंगी कि बच्चे तब तक
अब मैं दीदी को अगर पहले बुलाऊं तो ये तो सही नहीं होगा ना। हम चाहते हैं कि वो भी दीदी की बात को सुने, दीदी की मधुर आवाज को सुने। तो मैं बच्चों से चाहूंगी कि बच्चों, वैसे तो तुम्हें धूप लग रही होगी बहुत, लेकिन आप बहुत शालीनता से बैठे हो, बहुत प्यारे हो, तो जरा एक बार जोरदार नारे लगा लिए जाए हरेला के। लगाएं लगाएं पक्का। सुनो हरेला का संदेश, वहां तक आवाज जानी चाहिए जहां तक विधायक जी सर नमस्कार जी। जब हमारे बीच में कोई आता है ना तो हमारी एक उसमें रीत है, हम एक नारा लगाते हैं, हर्ष हर्ष जय जय। विधायक जी हमारे बीच में हैं, विधायक जी डोईवाला। तो एक बार मैं बच्चों से निवेदन करूंगी कि एक बार जय जयकार बोल दिया जाए, हर्ष हर्ष जय जय, जय जय, हर्ष हर्ष जय, हर्ष हर्ष। विधायक जी हमारे बीच, हर्ष हर्ष जय बोलो। विधायक जी हमारे बीच, हर्ष हर्ष जय जय। हमारे बीच में आज डोईवाला से विधायक जी बृजभूषण गैरोला जी हमारे सामने उपस्थित हुए हैं, और आपका और आपके साथ आए हुए सभी साथियों का धात संस्था की ओर से, साथ ही इस विद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो मैं विद्यालय की अध्यापिका जी को माइक देती हूं ताकि वह अपने हिसाब से आपका स्वागत कर सके। A very beautiful morning once again to everyone. मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री बृजभूषण गैरोला जी और विशिष्ट अतिथि श्रीमती माधुरी बर्तवाल जी का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमारे समक्ष आके इस कार्यक्रम में शामिल होके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। अब मैं इस शानदार अवसर का लाभ उठाते हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि जी का परिचय कराना चाहूंगी। सबसे पहले आपको डीपीएस परिवार की तरफ से स्नेह भरा नमस्कार। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री बृजभूषण गैरोला जी विधायक डोईवाला क्षेत्र एक समाज सेवी हैं। उन्होंने ज़रूरतमंदों की मदद के लिए काफ़ी कार्य किए हैं। वह हमेशा लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने सामाजिक मुद्दों की देखभाल में अपना समय लगाया है और उत्कृष्ट समाधान प्रस्तुत किए हैं। बृजभूषण गैरोला जी, डीपीएस ऋषिकेश परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ईश्वर करे आप दीर्घायु हों, इसी प्रकार समाज सेवा में तत्पर रहें और हम सब पर आपका आशीर्वाद बना रहे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हुए मैं हमारे मुख्य अतिथि विधायक बृजभूषण गैरोला जी, हमारे विशिष्ट अतिथि पद्मश्री माधुरी बर्तवाल जी, उपाध्यक्ष श्री केशव मोहन अग्रवाल जी,
निर्देशक डीपीएस श्री संजय कुकसाल जी, प्रधानाचार्य महोदया डीपीएस श्रीमती नीलम थपलियाल जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया दीप प्रज्वलित करने के लिए आगे बढ़ें और इस समारोह को पावन आरंभ दें। ओम
सांसों की तुझमें रवानी, रहना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे है सांसों की तुझमें रवानी, रहना रहा तो रहेगा न पानी। तू मेरा हिस्सा, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। तुझको फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया। मैंने दिया तुझको फल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया। मैं धरा फिर भी काटा गया, तुमको समझ ही न आया। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। जहाँ चाहूँ मैं सबका भला, मुझको बचा ले दुनिया जहाँ चाहूँ मैं सबका भला। से फेंकना नया, संसार कोई और क्या। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। सांसों की तुझसे रवानी, रहना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे है सांसों की तुझमें रवानी, रहना रहा तो रहेगा न पानी। न पानी रहेगा न पानी। Hello. Look deep into nature and then you will understand everything better. Nature is not a place to visit, it is a home. The earth has music for those who listen. Albert Einstein. अब मेरा मुख्य अतिथि विधायक श्री बृजभूषण गैरोला जी से निवेदन है कि कृपया कर स्टेज पर आए और स्मृति चिन्ह ग्रहण करें और कृपया कर हमें अपने अमूल्य शब्दों से मार्गदर्शन दें। स्वागत करिए जोरदार तालियों से।
ऐसा कर लेते हैं। सभी को नमस्कार। माननीय विधायक जी श्री बृजभूषण गैरोला जी, मैम माधुरी जी, आप सभी जितने भी लोग हमारे लिए आए हैं, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। इस दिन हम यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक एग्जाम्पल जो सेट करने की बात करते हैं, जितने भी हमारे बच्चे बैठे हैं। आज वैसे तो छुट्टी की घोषणा हो गई थी, बट हमारी स्पिरिट जो है पर्यावरण को लेके एनडीपीएस की अगर मैं बात करूंगा, कल रात को 10 बजे मैम का मेरे पास फोन आया, मैं देहरादून से वापस आ रहा था। सर मैम का कहना था कि सर ऐसे ऐसे हो गया है, डीएम के आदेश आए हैं, अब क्या करें। तो मैंने यही रिक्वेस्ट करी कि जो उसमें बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं वो सर हैं, सर से रिक्वेस्ट कीजिए। सर ने बोला देखिए मैं आऊँगा, और क्योंकि हम एक अच्छे कॉज के लिए जुड़ रहे हैं तो मैं तो आऊँगा, आपका स्टाफ आएगा। अब आपके ऊपर है बच्चे कैसे आप एकत्रित करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन मैं तो अकेला आके भी वृक्षारोपण करूँगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी, बहुत प्रेरणाशील बात है। फॉर ऑल द चिल्ड्रन हु आर प्रेजेंट हियर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, व्हाट ही मेंशन्ड, व्हाट ही सेड वाज, मैं आके पेड़ जरूर लगाऊंगा। आप लोग में से कोई आए या ना आए, छुट्टी हो, बारिश हो, छाता लेके लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे। नाउ दैट इज द इंटेंट, द पॉजिटिव इंटेंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू इंस्टिल इन एवरीवन यू नो अराउंड हियर एज अ फैमिली। क्या होता है, हम एक्सक्यूज बना लेते हैं, आज तो बारिश है, आज धूप है, आज हमें छींक आ गई, आज बुखार हो गया, आज। लेकिन जो काम जरूरी है उसको प्रायोरिटाइज कीजिए, उस पर कभी भी उसको सेकेंडरी मत कीजिए। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। और हमारे लिए जो हमारे माननीय चीफ गेस्ट यहाँ पे आए, इतना अच्छा उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि हमें कल रात को ही, मैं तो अभी बात करते हुए मेरे रूम पे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिविटी जो है हमें यही फैलानी चाहिए समाज के लिए। और देखिए पढ़ाई हर जना कर रहा है, खेलकूद हर जना कर रहा है, एक जो सोच हमें डेवलप करनी है वो पॉजिटिव सोच, और ये छोटे छोटे हमारे सामने एग्जाम्पल्स अपने आप आ जाते हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सभी का एक बार धन्यवाद। और सर मैम जितने भी लोग हैं, बच्चों के लिए, समाज के लिए ऐसे ही मार्गदर्शन कीजिए, रोल मॉडल बनिए, उसी से हम एक समाज में पॉजिटिव सकारात्मक चेंज ला सकते हैं। आप सभी का फिर से धन्यवाद। मैं मैम माधुरी जी से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आइए और थोड़े 2 शब्द कह के हमें हमारी प्रेरणा दें। ये मेरी जन्मभूमि है, मेरा उत्तराखंड, और देवभूमि है, तो यहाँ के सभी देवता ही नजर आते हैं मुझे, सब लोग। तो सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने मेरे को यहाँ पर एक, जो मैं इन बहनों को सिखाती हूँ, उसको नए बच्चों के सामने, मैं भावी पीढ़ी हमारी जो है उनके सामने मैं उनको विधिवत दिखा सकूं। और उनको, मुझे बहुत अच्छा लगा जब बच्चों ने यहाँ पर ये मांगल लोकगीत गाया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। पहली बार शायद मैंने किसी स्कूल में ऐसा सुना। और डीपीएस के सारे परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, कितना अच्छा आपने यहाँ पर ये कार्यक्रम आपने संजोया है। और हमारे प्रिय जो विधायक जी हैं हमारे डोईवाला के तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भाई, बहुत ज़्यादा मिलके बहुत अच्छा। वैसे तो दूर दूर से ही मिलते रहे हैं, ऐसा हुआ, लेकिन सामने देखो और ऐसे कार्यक्रम में तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और हमारी धाग जो संस्था है उसने जो है ये आविष्कार किया है, किस चीज़ का, हरेला का। तो मेरे को भी जब मैं नजीबाबाद से आई यहाँ पर पहली बार, तो उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी लोकगीत आप इनको सिखा रहे हैं, तो आप जो है मंच उन्होंने मेरे को सबसे पहले इन बहनों के लिए दिया, जो कि बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। और तब इन बहनों ने वहाँ पर होली के लोकगीत सारे गाए, और फिर यहाँ पर हरेला लगाओ और झूमे लो गाओ, झूमे लो। इतना बढ़िया लोकगीत है हमारा कि उसमें श्रृंगार रस है, वियोग और संयोग दोनों श्रृंगार रस है। शायद विश्व भर में ऐसा लोकगीत मैंने न कभी सुना और न कभी होगा, जितना बढ़िया लोकगीत हमारा है। और संगीत हमारे यहाँ का बहुत अच्छा, हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, लेकिन उसको पल्लवित पुष्पित करना भी हमारा फर्ज है। और सब बच्चों का मैं बहुत अच्छा यहाँ पर, इन बच्चों का यहाँ पर आया देख रही हूँ मैं कि आज छुट्टी थी, और उसने भी, जो ऊपर वाला है ना, जो उसने भी हमारा साथ दिया, उसका भी धन्यवाद है मेरे को, बहुत बहुत धन्यवाद इंद्र देवता कि तुमने हमको पर, हमारे ऊपर इतना आशीर्वाद बनाए रखा।
तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहो। नमस्कार। इनको आ जाओ, आ जाओ। हाँ, हमारे यहाँ की परंपरा है, अगर कोई भी शुभ काम हमने करना है तो उसके लिए लोकगीत मंगल कामनाएं होती हैं हर कार्यक्रम के लिए। और बच्चों ने यहाँ पर करा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और वो भी शगुन आकर उन्होंने यहाँ पर शगुन वाचन जो है उन्होंने यहाँ पर पढ़े। और जौ जस देना, रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही, यही इसमें हमारी भाषा में, हमारे लोकगीतों में यही कहा गया कि हे ईश्वर हमें जय और यश प्रदान करिए। जो जस देना खोली का गणेश, जो जस देना मोरी का नारायणा, जो जस देना गावा को भूमिया, जो जस देना पंचनामा देवा, जो जस देना आदि बदरी नाथा, जो जस देना बूढ़ों के दारा, जो जस देना माता सरस्वती, जो जस देना लक्ष्मी पार्वती, जो जस देना कुल देवा भैरवनाथा, जो जस देना पितर देवता। इस तरह से सारे देवी देवताओं को और अपने पितरों को भी उनका आवाहन किया जाता है कि सबको जय और यश प्रदान करिए। और फिर आ जाते हैं हम जुमेलो पे। जुमेलो लोकगीत बहुत ही अच्छा लोकगीत है, उसको नृत्य प्रधान लोकगीत है। जब हम इसमें जो है करुण रस प्रधान होता है, जब ये ताल रहित होता है। अब जब ताल में बंधा हुआ होता है तब नृत्य प्रधान होता है। तो इसमें है 12 महीनों की या झुमेलो, बोई 12 ऋतु आलिया झुमेलो, जय का होला भाइया झुमेलो, बोई उमे तुबू लालाया झुमेलो, निर्मत्या धियाणिया झुमेलो, बोई वारुणी रलिया झुमेलो। इस तरह से ये झुमेलो गाया जाता है। जब एक
हमारी पहाड़ी नारी जो है एक धुरी है वो हमारे घर की, और जब वो पर्वतों में जो है अपनी घास के लिए गई होगी तो वहां पर जो है इसी प्रकृति गोद में रह करके उसने सब कुछ सीखा है, और तब उसको मायके की याद भी आ रही है, पर मायके नहीं जा सकती, ससुराल में रहती, ससुराल भी तो उसने संभालना है। तो तब उसने जो है ये लोकगीत गाई होगी अपने मन को शांत करने के लिए। अब क्या करूं, माँ की याद आ रही है, पर क्या करूं, झूम ही लो, कोई बात नहीं। तो याद आ रही तो वो तो वियोग श्रृंगार हो गया, और झूम लो तो फिर वो संयोग श्रृंगार हो गया। दोनों श्रृंगार रस है इसमें, ऐसा सुंदर लोकगीत है। और अब हम आपको सुनाती हूँ मैं इन बहनों के द्वारा झूमेलो लोकगीत, नृत्य प्रधान लोकगीत। झूमेलो झूमेलो लगोला झूमेलो झूमेलो, गाओ बच्चों गाओ। झूमेलो लगोला झूमेलो 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 लगोला झूमेलो, देवी का मंदिर माला गोला झूमेलो, हरियाली एग्याई लगोला झूमेलो, ओ दीदी ओ भूली लगोला झूमेलो, ओ बेटी ओ बुआरी लगोला झूमेलो 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 लगोला झूमेलो, बरखा की झमनाट लगोला झूमेलो, पुयेड़ी लोकली लगोला झूमेलो 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 लगोला झूमेलो। प्रकृति में चाहे कैसे भी हो रहा है वो उससे सामंजस्य बना के रखती है हमारी नारी, हमारे उत्तराखंड की नारी, और सकारात्मक रूप में उसको लेती है कि रोपणी में लगाना है, बारिश आ रही है, आगे दो झूमेलो गाओ, गाते रहो, उसमें पता नहीं लगता कि कितना काम कर दिया हमने। ऐसी चीज है संगीत जो हमेशा साथ ही रहता है। और अब मालूरा हरियाली डाना कपार, मालूरा हरियाली डाना कपार, मालूरा 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 मालूरा, ओ मालूरा हरियाली डाना कपार, मालूरा हरियाली डाना कपार, हंसी खुशी है जा रूपसी चोलू गए जा, सुन जा मुरली तू एक गीत गए जा, मालूरा ओहो मालूरा जो बन दिन छन चार, मालूरा हरियाली डाना कपार, मालूरा हरियाली डाना कपार, मालूरा 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 मालूरा, ओहो मालूरा हरियाली डाना कपार, मालूरा हरियाली डाना कपार, झूलो सोण भादो चौमास सुआ भीजियालो, झूलो सोण भादो चौमास सुआ भीजियालो, सुआ भीजियालो सुआ भीजियालो सुआ भीजियालो सुआ भीजियालो, झूलो सोण भादो चौमास सुआ भीजियालो, झूलो सोण भादो चौमास सुआ भीजियालो, का सुखली घाघरी अंगड़ी का सुखली, का सुखली घाघरी अंगड़ी का सुखली, धरे का सुखली पाग सुआ भीजिया
सुआ भीजियालो घासु खाली घागरी अंगड़ी घासु खाली घागरी अंगड़ी घासु खाली दरे छासु खाली पाग सुआ भीजियालो दरे छासु खाली पाग सुआ भीजियालो सुआ भीजियालो सुआ भीजियालो सुआ भीजियालो सुआ भीजियालो झूलो सोण भादो चौमास सुआ भीजियालो झूलो सोण भादो चौमास सुआ भीजियालो। तो इस तरह से बहुत सारे लोकगीत हैं हमारे हर पर्व पे। और 12 महीनों की आज झुमेलो और 12 ऋतु। हमारे यहाँ रोज नई ऋतु आती है। यहाँ बारिश हो रही है तो वहाँ धूप लगी हुई है, वहाँ बर्फ पड़ रही है, अलग अलग हर महीने जो है नई ऋतु है। तो इसलिए 12 ऋतुएं बोलते हैं हमारे यहाँ। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो जैसे बेड़ू पागो होता है ना, बेड़ू पागो, बच्चों बेड़ू पागो सुना है ना आपने? गाते नहीं है इसको गाने को? बेड़ू पागो 12 मास गाते भी नहीं। बेड़ू जो होता है इन्हीं दिनों पकता है, 12 मास। यही है 12 मास जो अखर मास बोला जाता है या जिनको चौमास बोला जाता है, इन्हीं दिनों बेड़ू पकते हैं। तो ये भी मैं बताना चाह रही थी बच्चों को कि सब लोग 12 महीने नहीं पकते, वो 12 मास में पकते हैं। ये भी बच्चों को आना चाहिए। ये जो जनरल नॉलेज होती है ना उसमें आता है ये क्वेश्चन। तो इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी है। और अब थोड़ा सा सबकी आंखें खुलने लगी है, अपनी संस्कृति की तरफ मुड़ने लगे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में सब कुछ पता हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। ईश्वर परमात्मा हर तरह से कृपा करें। नमस्कार। बुला लेना पर टाइम लेना तुम्हारी बात। अब मेरा हमारे मुख्य अतिथि विधायक बृजभूषण गैरोला जी से निवेदन है कि कृपया कर वो मंच पर आए और हमें अपने अमूल्य शब्दों से मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। डीपीएस स्कूल के द्वारा आज यहाँ पर हरेला पर्व के अवसर पर हम सबके बीच में उत्तराखंड की संस्कृति की ध्वजवाहक और जो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व के में जिन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है, ऐसी हम सब के आदरणीय पद्मश्री आदरणीय डॉक्टर माधुरी जी, स्कूल के चेयरमैन अपने अग्रवाल साहब, कुकसाल जी, प्रिंसिपल नीलम थप्याल जी और धात संस्था से आई हुई नीना जी, उनियाल जी, रावत जी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल के सम्मानित अध्यक्ष भाई अरुण जी, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भाई सतीश सेवाल जी, अपने क्षेत्र के बीडीसी हमारे सुनील जी यादव, विक्रम सिंह नेगी जी, अपने यहाँ पर जीवन चौहान जी, नवीन चौधरी जी, भारत जी, बिश जी और यहाँ पर आए हुए जो युवाओं को, जो हमारे उत्तराखंड के युवा जो नौजवान हैं, उनको एक्सरसाइज के माध्यम से फौज में भर्ती करने के लिए प्रेरित करने वाले ऐसे पूर्व सैनिक हमारे विक्रम भंडारी जी, यहाँ पर सारे मेरे प्यारे बच्चों और आदरणीय दीदी के साथ जो आए हुए, जो उनकी टीम और जो पूरे उत्तराखंड में पूरे देश के अंदर विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रांतों में जाकर के हमारी सांस्कृतिक पहचान को हर जगह
परचम फहराने का, अलग जगाने का काम करती है। उनकी टीम को भी मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पर DPS के सभी यहाँ पर आए हुए मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों के द्वारा जो बहुत सुंदर प्रस्तुति की गई है, और ऐसा लग रहा था, मैं टीचर्स को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रिंसिपल को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने बच्चों को बहुत परखा है, बहुत अच्छे से तैयार किया है। और हमें लग नहीं रहा था कि DPS के बच्चे हमारे सांस्कृतिक कल्चर को इतना सुंदर ढंग से यहाँ पर परोसेंगे, जैसे कहते बहुत सुंदर ढंग से। चाहे आपने मांगल का गीत गाया हो, बहुत सुंदर। मैं आपको बहुत प्यारे बच्चों को बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आशीर्वाद देता हूँ। निश्चित तौर पर उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड, ये देवताओं की भूमि है, ऋषि तपस्वी की भूमि है, गंगा यमुना का उद्गम स्थल है, बद्री केदार की भूमि है। और यहाँ की सांस्कृतिक जो पहचान है, जो यहाँ का कल्चर है, ये बहुत रिच कल्चर है। पूरे विश्व में कहीं भी हम लोग कहीं जब जाते हैं, देखते हैं, तो कई जगह जब उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को देखते हैं तो बड़ा दिल खुश हो जाता है। और हम कहते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता जिसको हम लोग कहते हैं। विभिन्न कल्चर, बहुत संस्कृति अलग अलग होंगे, लेकिन सब हम एक सूत्र में बंधे होते हैं। और दीदी, आकाशवाणी नजियाबाद से आपका लगातार बहुत लंबा संबंध रहा है, बहुत अच्छी टीम आप लोगों की। और आज भी इतने लोगों को, इतने बच्चों को, देखो अभी कहा ना दीदी ने कि मैं फिर आऊंगी, मुझसे कुछ सीखिए, और कितना सुंदर जानकारियां आपको दी है उन्होंने पूरा उत्तराखंड के बारे में, कि हमारी जो पहचान है, गढ़वाली है, कुमाऊनी है, जौनसारी है, रवाई का कल्चर है, भंगान का कल्चर अलग है, अलग अलग क्षेत्र का है। सांस्कृतिक कल्चर बहुत बड़ा कल्चर है, और रिच कल्चर जिसे कहते हैं, और सबको एक साथ लेके चलता है, प्यार का संदेश देता है। ये हमारा वो कल्चर है। हम सबको एक अच्छा संदेश देते हैं। ये हमको दीदी ने बहुत सी जानकारियां दी है। उन्होंने देखो कितना सुंदर कहा, झुमरों के बारे में कितना अच्छा जानकारियां दी है। कि एक तो वो भावुक क्षण है जब वो बेटी छोटी उम्र में, बेटा पहाड़ों में पहले शादियां हो जाती थी, क्योंकि खेती बाड़ी आजीविका साधन होता था, या डिफेंस फौज में होते थे, यही हमारा रहा है। तो छोटी उम्र में बच्ची की शादी हो जाना, उसके बाद मायके की याद तो स्वाभाविक है, जिस बच्ची ने अपने माँ बाप के, अपने भाइयों का, उनके बीच में रहना, उनकी यादें तो बच्ची को स्वाभाविक है, मन में कोई भी होता है। तो वो बड़ा भावुक क्षण है जो दीदी ने कहा कि निर्मैत्य, मतलब कई ऐसे होती हैं जिनके परिवार में बहनें होती हैं, भाई नहीं है। निर्मैती मतलब जिसका मैथ में, पुरुष प्रधान समाज में जैसे आप लोग जानते हैं कि भाई हाँ ये रहा है, लेकिन बेटी अकेली है। अब उसको अपने उसकी याद आ रही कि मैंने मैथ में किसके पास जाना है, माँ बाप है नहीं, या होंगे या बुजुर्ग होंगे, कौन मुझे बुलाएगा, कौन मुझे अपने उसमें कोई पर्व होगा, कोई त्योहार होगा। एक बेटी की बहुत इच्छा होती है, वो बड़ा भावुक होता है। बहुत सी चीजें हैं। समय हमारे चेयरमैन साहब को टाइम भी देख रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूं। प्रिंसिपल साहब ने मुझे कह दिया था कि उन्होंने 1 घंटा 1.5 घंटा अपना चेंज भी किया है, हवाई जहाज से अभी दिल्ली जाना है, मैं धन्यवाद देता हूं। और बेटा ये पर्यावरण हरेरा पर्व जो है हम सब लोग मना रहे हैं, और धात तो इस मामले में बहुत अच्छा। लास्ट ईयर भी हमारे मंगाई LIC में जो सारी टीम हमारे लोग हैं, मेरे मित्र लोग हैं, हम लोगों ने बालावाला में भी किया था लगातार। और हमारा हरेरा पर्व आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी के 2017 में बहुत, आप जब सब जानते, जब मुख्यमंत्री थे, यहाँ से विधायक थे, तो उन्होंने बहुत बड़ा काम करके कोसी नदी का पुनर्जीवित करने का हो, हमारे डिस्पना नदी का, ऋषिपर्णा के उद्गम स्थल का, जहाँ देखिए पहले डेजर्ट था, जंगल था, आज वहाँ पर वृक्ष लग गए हैं, पूरा जंगल बहुत अच्छा हो गया है। मथुरा वाला में आप जाके देखिए। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी लगातार हर कार्यक्रम में, जितने भी इवेंट हो रहे हैं, हर जगह पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन के लिए हरेला पर्व में बड़ा एक आह्वान लेकर के, और हमारा लक्ष्य हम 1 करोड़ से अधिक वृक्षों को लगाए, और लगाने के साथ उनको संरक्षण भी करें, उनका संवर्धन भी करें। और वृक्ष हमारे लिए बहुत आवश्यकता है बेटा। ये चिपको की भूमि है, यहाँ पर
जंगल माफिया के खिलाफ, वन माफिया के खिलाफ यहाँ की उत्तराखंड की 20 नारियों ने ही अपना आगे आई है। हमारे सीमांत जनपद चमोली के जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र की रैणी गांव की गौरा देवी की भूमि जन्मभूमि यहीं से है। उन्होंने इस 70 के दशक में वृक्षों की रक्षा करने के लिए जब जंगलों में माफियाओं के द्वारा इस प्रकार का अंधाधुंध जंगलों का कटान हो रहा था तो जंगलों के पेड़ों की चिपक गई थी, जिनको अंदर की प्रेरणा तक गई है। चाहे आदरणीय सुंदरलाल बोगरा जी रहे हो, चाहे हमारे चंडी प्रसाद भट्ट जी दसोली स्वराज मंडल का हो, ऐसे बहुत से संस्थाओं के जिन्होंने, घनश्याम सैलानी जी जो टिहरी गढ़वाल के रहने वाले थे और चिपकों पे जिनके बहुत आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने वो गीत गाए, वो गांव गांव में अपने फेफड़े खत्म हो गए उनके, इतना उन्होंने भूखे पासा रह करके उन्होंने वो काम किया कि हमें इन जंगलों की रक्षा करने, अगर ये वन और ये पर्यावरण ये सही रहेंगे तो हमारा पूरा देश इससे शुद्ध वायु लेगा, शुद्ध हवा लेगा। ये उत्तराखंड वो भूमि है। तो ऐसे ऐसे महान मनुष्यों ने इस पे काम किया है। तो मैं इस हरेला पर्व पर मैं आप सबको बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है एक पेड़ माँ के नाम, 140 करोड़ देशवासियों का आह्वान किया है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कि आप एक वृक्ष अवश्य लगाएं और उनको संरक्षण समर्थन करिए। और आज पूरे देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर भारतीय वृक्ष लगा रहा है और उनको एक एक पेड़ के उनकी सुरक्षा उनकी रक्षा करने का भी उसने संकल्प लिया है। और हमको जिनकी माताएं हैं अपनी माँ के साथ वो वृक्ष लगा रही हैं, जिनकी माता जी नहीं है उनकी स्मृति में वृक्ष लगाया जा रहा है। मैं आप सभी से जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं आप इसको आह्वान करिए। और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम का आह्वान किया है आप सब लोग लगाएं। अब बच्चों इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सॉरी आपको आज छुट्टी थी लेकिन बेटा आपको बुलाया गया और लेकिन कई बार क्या होता है कि बाढ़ और बारिश से बहुत नुकसान हो जाता है। और हम लोगों ने भी, सरकार ने भी ये कहा है, कलेक्टर को भी कहा है कि भैया रिस्क नहीं लेना है, कभी कोई घटना हो जाए तो हम आपकी सुरक्षा के लिए हम सबका कर्तव्य है, ड्यूटी है। तो इसलिए बेटा हमने बरसात में ज़्यादा बारिश होती है, नदी नाले होते हैं, रिस्क होता है, इसलिए छुट्टी भी की जाती है। लेकिन हमने मैडम प्रिंसिपल साहब से कहा था, हमने कहा था मैडम आप चाहे 4 टीचर आएंगे, आपने 27 का शुभ दिन तय किया है। मैं तो कोई और डेट दे रहा था लेकिन आपने 27 लगी रही। मैंने कहा कोई विशेष दिन होगा तो मैंने कहा बिल्कुल चाहिए, आप 4 आएंगे, मैं आऊँगा। और आपने जो ये अच्छा ये महान कार्य कर रहे हैं मैं आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मेरा हमारे मुख्य अतिथि विधायक डोईवाला श्री ब्रिजभूषण गैरोला जी एवं हमारी आज की विशिष्ट अतिथि पद्मश्री श्रीमती माधुरी बर्तवाल जी से निवेदन है कि कृपया कर मंच पर आए और स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अच्छा